अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज से हमने एक और सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, वो है हमारा कानून शहादत आर्डर जो 1984 में पास हुआ था। तो ये आर्डर ही क्यों है और ये जो है एक्ट या जो आर्डिनेंस क्यों नहीं है, हम जो है बेसिक एक दो टर्म हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस क्या है और आर्डर क्या है, उसके साथ एक्ट क्या है, इन दोनों को तीनों को जो है थोड़ा इसमें डिस्टिंक्ट ड्रा करेंगे। क्या इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तो क्लियरली जो है जाहिर है कि ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 70 और जो है अंडर आर्टिकल है मेरे ख्याल में 238 तो 239। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट वगैरह होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ रहे हैं, कानून इसी तरीके से बनता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जो आर्टिकल 70 में एक प्रोसीजर बताया गया है कि कानून साजी कैसे होगी और पाकिस्तान में कानून कैसे बनाया जाएगा। तो ये जो आर्डर है, जो आर्डर होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट ही जारी करता है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल आर्डर। प्रेसिडेंशियल आर्डर तभी पास होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पुट इन अबेंस हो, पुट इन अबेंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन पुट इन अबेंस होता है तो प्रेसिडेंट के पास एक जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इसलिए ही वो उसने जो है एक आर्डर पास किया था इन शेप ऑफ कानून शहादत आर्डर इन 1984। और आर्डिनेंस भी जो है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको कह सकते हैं, मगर इसको जो है कंप्लीट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बंदा जब असेंबलीज आर नॉट इन सेशन तो प्रेसिडेंट के पास इन फेडरेशन में पावर होती है अंडर आर्टिकल 89। एंड प्रोविंस के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ एक गवर्नर के पास पावर होता है 128 के मुताबिक कि वो भी आर्डिनेंस जारी कर सकता है ओनली फॉर 19 डेज। प्रेसिडेंट जो है जारी कर सकता है 120 डेज, तो उसको वंस टाइम जो है पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। उसके साथ साथ अगर प्रोविंशियल असेंबलीज़ की बात की जाए तो वो भी वंस टाइम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ओनली 90 डेज। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट मींस जो पार्लियामेंट है दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है फॉर असेंट, वहाँ से जैसे ही पास होगा तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट होकर वो एक्ट बनता है। तो आर्डर तो प्रेसिडेंट ही जारी करता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पुट इन अबेंस हो। इट मीन्स जब ऐसा कोई मार्शल लग रहा है तो मार्शल के ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस की पावर होता है मार्शल के बगैर, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस का पावर होता है। जब मार्शल होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे रखा जाता है, उसको पुट इन अबेंस किया जाता है, उसको एब्रोगेट किया जाता है, तो उस टाइम उसको ओनली ही हैज़ पावर टू promulgate any order regarding rules of the countries। तो उस रूल्स ऑफ द कंट्रीज़ के हवाले से वो आर्डर ही पास कर सकता है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस है। तो आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है QSO, तो हम QSO के हवाले से जो है थोड़ी उसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो ये जो है QSO जिसको कानून शहादत आर्डर कहा जाता है, कानून शहादत आर्डर 1984, ये आर्डर जो है ज़ियाउल हक ने प्रोमुलगेट किया था। ये जो है इससे पहले कौन सा जो हमारे पास लॉ था जो इन रिलेटेड टू दी एविडेंस था, एविडेंस कैसे जो है कोर्ट में चलाया जाएगा और एविडेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर होगा वो किस तरह होगा, इससे पहले जो हमारे पास था वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये इंडियन एविडेंस एक्ट था।
इट मीन्स ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी असेंबली से पास हुआ था, तो ये आर्डर है। इट मीन्स के ये प्रेसिडेंशियल आर्डर है, प्रेसिडेंट ने ही पास किया था 1984 में। तो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट ही क्यों नहीं अडॉप्ट किया, उसको ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी जो ज़ियाउल हक साहब ने जो है कानून शहादत हमें दिया। ज़रूरत ये थी कि उन्होंने प्रीएम्बल को चेंज कर दिया था। प्रीएम्बल को उन्होंने ये चेंज किया था कि जो भी हमारे एविडेंस होंगे विद द कन्फर्मिटी ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, होली कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो भी एविडेंसेस होंगे वो उसी हवाले से होंगे, कन्फर्मिटी विथ होली कुरान एंड सुन्ना मैं आपको इसकी अगर स्टेचू वर्डिंग पढ़ के बताऊं प्रीएम्बल का, तो इन्होंने प्रीएम्बल में क्या लिखा था। प्रीएम्बल जो है इसका क्यूएस होगा वो है वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू रिवाइज, अमेंड, कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस सो एज टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। तो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जो है उनको फॉलो किया जाए, ऑफ इस्लाम, उनकी कन्फर्मिटी की जाए ऑफ इस्लाम एंड एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना, जैसे होली कुरान में न्यूमरेटेड हैं, लिखे गए हैं, और जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पे अमल करते हुए उसी हवाले से हमारे जो है एविडेंस दिए जाएं। इसका इट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज किया गया था। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक इससे मिलता जुलता लफ्ज होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव चेंज भी होता है, ऑब्जेक्टिव चेंज भी होता है। ऑब्जेक्टिव चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव चेंज इट मीन्स उस एक्ट में, उस आर्डर में या उसी लॉ में उसका जो मकसद है वो चेंज कर देना, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी प्रिंसिपल पे बेस कर देना। सब्जेक्टिव ये है कि आप ऐसे करें, उसी एक्ट को उठा के वहाँ से आप कुछ जो है आर्टिकल्स या सेक्शंस अमेंड कर दें, थोड़ा इधर उधर शफल कर दें, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव चेंज। ऑब्जेक्टिव चेंज ये है कि उन्होंने होली कुरान एंड सुन्ना की जो कन्फर्मिटी है उसको ही लाने के लिए उन्होंने ये प्रीएम्बल दिया था। तो अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हिंदू बंदा है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो मुस्लिम हो रहा है तो वो सिर्फ नाम ही चेंज करता है। खाता हाथों से है, जैसे पहले खा रहा था, देखता आंखों से है, जो पहले देखता था, चलता उन पाँव से है, जैसे पहले देखता था। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसका नाम ही चेंज हुआ, मगर नाम कैसे चेंज नहीं हुआ, ये अगर ऐसे हम कहेंगे तो ये गलत भी होगा। गलत कैसे होगा कि अगर वो मुस्लिम हुआ है, नाम के साथ उसके दाढ़ी आ गई है, दाढ़ी के साथ अब उसको क्या करना है, जो कुरान सुन्नह में है वो उसको पूरा फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी होली कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक गुजारनी है, क्योंकि वो अब मुसलमान हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जो टच था, टोन टच था, जो उसको जो है उस हवाले से जो है इंटरप्रिएट नहीं किया जाता था। तो अभी जो इन्होंने कानून शहादत के शेप में हमें एक आर्डर दिया है, हम यहाँ जो है आर्टिकल्स तो वो सेम रिप्रोड्यूस किए गए थे, उनको शफल कर दिया गया था। 3-4 आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने न्यू इंसर्ट किए थे, 3 था, 4 था, 5 था, उसके साथ 6, 42-44 ये इन्होंने कुछ न्यू हैं जो इंसर्ट किए थे, और प्रीएम्बल को चेंज करके उसका जो एम एंड ऑब्जेक्ट था वो चेंज कर दिया कि अब जो ये इंटरप्रिएट की जाएंगे तो वो इस्लाम और सुन्नह के हवाले से ही देख के उसको इंटरप्रेट किए जाएंगे। ये हमारा जो है क्यूएसओ का क्या है, प्रीएम्बल है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है ये एक्ट था, तो ये आर्डर था। अब हम थोड़ा आगे इसको देखते हैं। वैसे आपको पता हो
कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ। ये एक रूल है कि प्रीएम्बल के खिलाफ आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकती। प्रीएम्बल के खिलाफ, एज अ प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स एज सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ में नहीं आता। प्रीएम्बल जहां भी सब्सटेंटिव लॉ में आएगा वहां आप प्रीएम्बल को चैलेंज करके किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जा सकते हैं। एक आपका मिसाल है 2A के शेप में। 2A, अब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज ए रिप्रोड्यूस करके वहां रखा गया है। तो फिर क्या हुआ, 2A के जो है फॉर्म में प्रीएम्बल को एज अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है, जिसकी वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर प्रीएम्बल की वायलेशन भी हो रही है तो आप जा सकते हैं। मगर यहाँ जनरल रूल ये है कि जब तक आप प्रीएम्बल को एज अ सब्सटेंटिव पार्ट नहीं कर रहे तब तक आप प्रीएम्बल के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इन्फोर्स द कोर्ट सब्सटेंटिव लॉ एज बिकॉज इट डज नॉट नाइदर क्रिएट एनी राइट्स और एनी ऑब्लिगेशन। तो सब्सटेंटिव लॉ ही उसी को कहते हैं जो कोई राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करे। कोई राइट या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करे उसको ही सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। इसलिए प्रीएम्बल कोई राइट या कोई ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो कानून शहादत आर्डर है इसने जो है रिपील किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को 1984 में इन शेप ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। रिपील, कुछ यहाँ एक दो लफ्ज हैं जो आपको समझने की जरूरत है। होता है रिपील, एक होता है ओमिट। ओमिट ओमिट मेरे ख्याल में यही स्पेल है, ओमिट में देखता हूं। ओमिट, रिपील, जब भी कोई ऐसा पास्ट में आपके पास ऐसा कानून है जिसको आप रिप्लेस करें एक जगह पे, ये रिपील को आप रिप्लेस कह सकते हैं, रिप्लेस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को कानून शहादत आर्डर ने रिप्लेस किया है, कुछ वहाँ न्यू आर्टिकल्स डाल के उसका नेम चेंज करके उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा चेंज करके उसको एज अ रिपील किया गया है इन 1984 में। अब अगर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो 166 जो है इनमें आर्टिकल्स हैं, 166 आर्टिकल्स हैं। अब बात यह है कि ये QSO किस चीज़ के मुतालिक है। ये जो हमारा है, सॉरी यहाँ टी नहीं, ई नहीं आएगा ओमिट में। तो ये किस हवाले से है, ये जब भी हम अगर सिविल की बात करें या क्रिमिनल की बात करें तो QSO एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों पे अप्लाई होता है। जब आपके पास सूट आ रहा है फिर भी आप QSO की हेल्प लेंगे। प्रोसीडिंग में जो एग्जामिनेशन जो होती है, जो चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, उसके साथ जो गवाह कौन होगा, गवाह की क्वालिफिकेशन क्या है, कितने गवाह होंगे, कब कब उसको जो है लाया जाएगा और उस गवाह की एडमिशन कौन करेगा, अब एडमिशन किसके ऊपर दिया गया है, इस हवाले से ये पूरा हमारा आर्डर है। तो अगर हम बात करें तो ये किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है और किन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। QSO जो है कुछ चीज़ हैं ऐसे जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इसकी आर्टिकल 1 पढ़ें तो आर्टिकल 1 सिंपली ही आपको ये बताता होता है कि इसकी शॉर्ट टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या होगा और उसकी कमिटमेंट क्या होगा। शॉर्ट टाइटल में उसका नेम बताया जाएगा और उसके साथ एक्सटेंट में उसका जो है कहाँ तक उसका इतलाक होगा, कहाँ तक जो है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, और उसके साथ कमिटमेंट, तो ये कब से इसकी जो इफेक्ट स्टार्ट होगा। ये शॉर्ट टाइटल में नेम होता है, नेम ऑफ, फुल नेम ऑफ द एक्ट। एक्सटेंट में इसकी जुरिस्डिक्शन बताई जाती है, ये कहाँ और किस जगह पे एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट।
ये मैं आपको इसलिए ही बता रहा हूँ, जो भी आप कानून पढ़ेंगे, जो भी एक्ट या ऑर्डर पढ़ेंगे, आपको ये 3 अल्फाज हर एक्ट के सेक्शन 1 में और सेक्शन 1 या आर्टिकल में ही मिलते हैं। एक कन्फ्यूजन आपकी यहाँ एक क्लियर कर दूँ कि सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पीपीसी में हम जो है सेक्शंस पढ़ रहे हैं, सीपीसी में हम जो है आर्डर भी पढ़ रहे हैं, रूल्स भी पढ़ रहे हैं, और जो है वहाँ कुछ शेड्यूल भी हैं, शेड्यूल की बात भी है। मगर उन बातों पे हम नहीं जा रहे, हम सेक्शन और आर्टिकल का थोड़ा डिफरेंस अगर समझने की कोशिश करें। बेसिकली सेक्शन और आर्टिकल में ऐसा कोई मेन डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ जो आर्टिकल 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल्स में जो होगा, फिर आर्टिकल्स में सेक्शंस हैं। चाइनीज़ अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो वहाँ जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वहाँ सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अंदर आर्टिकल्स हैं। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सेक्शंस फंडामेंटल होते हैं, सेक्शंस जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जो है सुपरसीड करते हैं, और जो आर्टिकल्स, सेक्शंस जो है हमेशा हम कहते हैं, ये थ्योरी है, बताते रहते हैं कि सेक्शंस जो हैं लोअर क्लास के होते हैं, वो उनको फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की बात करेंगे तो फिर ये आपकी थ्योरी ठीक होगी कि जो आर्टिकल है वो आला है, उससे जो है खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, सेक्शन उसके जो है नीचे होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाप जो अपने बेटे का जो भी नाम जो उसको अच्छा लगे वो रख सकता है। इसी ही तरीके से जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो जो भी कानून बनाते हैं उसको कोडिफाई करके उसको नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग देते वक्त तो वो उसको आर्टिकल या सेक्शन कह सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। यहाँ इसमें कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो इसका आर्टिकल हाँ, इसका मैंने कहा कि एक दो चीज़ हैं जो इन पे अप्लाई नहीं होता। क्यूएसओ किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, ये आर्बिट्रेशन के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने, या फैमिली कोड्स हैं, वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस है, यहाँ जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसको यहाँ वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आर्बिट्रेशन, फैमिली कोड्स, वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस, तो इन चीज़ों पे जो है ये अप्लाई नहीं होता। अगर आर्बिट्रेटर के पास आप जा रहे हैं तो क्यूएसओ को वो अप्लाई नहीं करेगा, क्यूएसओ के मुताबिक आपकी एविडेंस नहीं लिया जाएगा। फैमिली कोर्ट्स में भी नहीं, वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस में भी नहीं। तो लेबर कोर्ट भी है, लेबर कोर्ट में भी ये अप्लाई नहीं होता, लेबर कोर्ट में भी ये अप्लाई नहीं होता। ये था जो है इसका सिंपल जो इंट्रोडक्शन था कानून शहादत का। अगर कानून शहादत की अगर हम ब्रीफ व्यू को सिंपल ले लें तो किस चीज़ के हवाले से है, ये गवाही के हवाले से है। ये क्वालिफिकेशन बताता है कि कौन बंदा, आर्टिकल 3 में बताता है हु में टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है, और उसके साथ साथ वो कौन बंदे हैं जिनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप गवाही नहीं दे सकते, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे नहीं जा सकते, जो इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस कहे जाते हैं। अकम्प्लिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ एविडेंस के हवाले से कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है वो प्राइमरी होता है, जो सेकेंडरी होता है वो इन कॉपी ऑफ ओरिजिनल होता है, इटसेल्फ जो ओरिजिनल होता है वो प्राइमरी में आता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसी हवाले से ये जो हमारा आर्डर है तो हम इसको आगे लेके इन डिटेल जो है आर्टिकल वाइज लेके जाएंगे, आर्टिकल 1 से लेके हम जो है इसको आगे लेके जाएंगे। आज हमने इनका सिंपल एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।